गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अन्वेश, सौरभ, ललित, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग भाई। राधे राधे सभी को। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, और आज की क्लास में जो डिस्कशन करना है हमें, ऑब्वियस है लास्ट लेक्चर के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास में जितना कुछ पढ़ा था हमने उससे आगे बढ़ेंगे भाई। तो एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें और बात क्लियर करें कि भाई सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, हमें जो बात करनी थी लास्ट लेक्चर में, मैंने बैंकिंग की शुरुआत की थी। मैं 2 मिनट आपसे सवाल पूछ लेता हूं, आप मुझे आंसर करना। बैंक का काम है हमारे जमा को स्वीकार करना और हमें लोन प्रोवाइड करना, एडवांस देना। ये जमा करना, उधार देना, ये जो प्रोसेस चलता है, इससे हमारा साख का सर्जन यानी क्रेडिट क्रिएशन होता है, मनी फ्लो जनरेट होता है। बैंकिंग की इनकम का सबसे मेजर सोर्स क्या है? एक तो ये सवाल मुझे बताएं। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि बैंक में एसेट और लाइबिलिटी दोनों होती हैं, जब कोई कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करता है, जमा करता है कस्टमर, तो बैंक के लिए वो क्या हो जाता है, एसेट या लाइबिलिटी? इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि हमारे देश में बहुत सारे तरह के बैंक हैं, जिनमें से हमने सिर्फ सरकारी बैंकों की बात की है, जो 12 है देश में। कुछ बैंकों का मर्जर हो चुका है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ा था हमने। जब पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ और दूसरी बार कब हुआ? चौथा सवाल आप मुझे बताएं कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया हमारे देश में पहली बार, तब क्या कैपिटल रखी गई, और दूसरी बार क्या तो कैपिटल क्या रखी गई? और आखिरी सवाल बताएं मुझे कि अब हमारे देश में जो 12 बैंक, उनमें एक एसबीआई भी है सरकारी, एसबीआई को बनाने के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं आंसर क्या होगा। देखो, जो बैंक है हमारे, उनकी सोर्स ऑफ इनकम का मेजर तरीका जो है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर ब्याज। अच्छा, दूसरा है, जो जमा करेगा कोई कस्टमर बैंक में तो बैंक के लिए लाइबिलिटी यानी देयता हो जाएगी। तीसरी बात, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में, 1969 19 ऑफ जुलाई को किया गया था, और दूसरी बार 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को किया गया। चौथी बात, पहली बार राष्ट्रीयकरण में 50 करोड़ रुपए मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए थी, और दूसरी बार में 200 करोड़ रुपए मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए थी। तीसरी बात, आखिरी बात, कि जो एसबीआई बैंक बना है उसको एडी गोरे वाला कमेटी या फिर ऑल इंडिया रूरल बैंक सर्वे भी कहते हैं, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर उसको बनाया गया है। अब मैं आप लोगों को यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, छोटी छोटी चीजों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कि अभी हमें क्या क्या डिस्कस करना है। देखो, हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्राइवेट बैंक है हमारे देश में, क्योंकि प्राइवेट बैंकों की संख्या जो है वो लगातार बदलती रहती है। और अभी मैंने कहा 21 हमारे देश में प्राइवेट बैंक हैं, तो उनके बारे में एक्चुअली गिनती आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, हमसे जो सवाल पूछेगा वो ध्यान से समझना। वो सवाल ये पूछेगा कि हमारे देश में जिनको हम आरआरबी कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, मैं फिर कह रहा हूं, सुनना है और उसके बाद लिखना है, जिनको आप इंग्लिश में रीजनल रूरल बैंक कहते हो, यानी हिंदी में ग्रामीण बैंक कहते हैं, जो 43 है हमारे देश। इनके बारे में सवाल पूछेगा कि ये बैंक क्या करते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो कि कितने हैं? 43 है। अब ध्यान से समझ, एक्चुअली हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ताकि हर एक एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी को पहुंचाया जा सके। अगर सवाल ये पूछता है कि पहला जो आरआरबी यानी कि पहला जो ग्रामीण बैंक है, ये कब बनाया, कहां बनाया, या किस नाम से बनाया, एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पहला ग्रामीण बैंक कहां बना। दूसरी बात, ग्रामीण बैंक जो बनाया गया है, इसको बनाने के लिए जो एक्ट लाया गया, जो अधिनियम लाया गया, वो किस वर्ष में लाया गया। तीसरी बात यह है कि ग्रामीण बैंक हमारे देश में है, उसकी सिफारिश किसने की थी? आरआरबी बैंक जो है उनकी सिफारिश किसने की थी? तो हिंदी में क्या कहोगे? ग्रामीण बैंकों को बनाने की सिफारिश किसने की?
अच्छा, अब हमारे देश में जितने भी ग्रामीण बैंक है वो पूरे भारत में हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में आपको ग्रामीण बैंक मिलेंगे, लेकिन दो ऐसी जगह है पूरे भारत में जहां ग्रामीण बैंक नहीं खुले हैं। तो वो दो राज्य कौन से हैं जहां कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है? ये पूछ लेगा आपसे। यह सवाल ये पूछेगा कि कोई भी ग्रामीण बैंक जब बनाया जाता है तो उसका मैनेजमेंट, ग्रामीण बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनका प्रबंधन करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक है जो हमारे, उनके लिए कौन सा संगठन है जो उनको मैनेज करता है? ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंकों का प्रबंधन कौन करता है? और एक लास्ट बात, कि जितने भी ग्रामीण बैंक है हमारे देश में उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक ग्रामीण बैंक को बनाने में जितना भी पैसा लगता है, ध्यान से समझना, एक ग्रामीण बैंक को बनाने में जितना भी पैसा लगता है वो सारा पैसा वो कंपनी नहीं लगाती जो उसको बनाती है, बल्कि उसमें जो पैसा लगता है उसमें सरकार पैसा लगाती है, केंद्र की और राज्य की। यानी उसमें अगर आपसे पूछे कि कैपिटल रेशो यानी पूंजी अनुपात कितना है ग्रामीण बैंकों में, उसको भी याद रखिएगा, पूंजी अनुपात। देखिए भाई, मेरी बात समझना, अगर कोई ग्रामीण बैंक बना रहे हैं किसी भी राज्य में तो 50% पैसा जो होगा वो केंद्र सरकार देगी, यानी इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार देगी। जो 15% पैसा होगा, 15%, वो राज्य की सरकार देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, जिस भी राज्य में बनी। और ग्रामीण बैंक को बनाने में जो पैसा लगेगा उसका 35% जो होगा वो प्रायोजक बैंक देगा। प्रायोजक बैंक, इसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक इंग्लिश में। यानी अगर आपसे पूछे कि स्पॉन्सर्ड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कैटेगरी में है, क्योंकि बाकी किसी भी बैंक में स्पॉन्सर्ड बैंक का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी हर एक बैंक ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर होगा। आप जहां भी रहते हो, बिहार में, बंगाल में, दिल्ली में, पंजाब में, कहीं भी रहते हो, अब देखो जो आपके एरिया में बैंक होगा उस बैंक के नाम के नीचे जरूर लिखा होगा स्पॉन्सर्ड बाई दिस बैंक। ठीक है, आप किसी भी बैंक का नाम ले लीजिए और उसके नीचे स्पॉन्सर में जरूर मेंशन होगा, तो स्पॉन्सर्ड बैंक। और हमेशा याद रखना, जो स्पॉन्सर बैंक जो 35% लगाएगा किसी ग्रामीण बैंक में वो कोई सरकारी ही होगा। ठीक है, तो स्पॉन्सर बैंक जो उसको मैनेज करेगा, चलवाएगा, वो हमेशा कोई सरकारी बैंक ही होगा। किसी का स्पॉन्सर पंजाब नेशनल होगा, किसी का स्पॉन्सर बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी का स्पॉन्सर जो है वो एसबीआई बैंक होगा। और याद रखना, इन सबका मैनेजमेंट संभालने के लिए एक अलग से संस्था बनी है जिसका नाम है नाबार्ड। तो अगर ये पूछे कि कौन सा संगठन जो ग्रामीण और सहकारी बैंकों का मैनेजमेंट देखता है, अलग से बनाया गया है नाबार्ड को, इसके बारे में आगे बात करूंगा। हमारे देश में हर जगह ग्रामीण बैंक है, लेकिन गोवा और सिक्किम में, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो, गोवा और सिक्किम में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। सिर्फ दो राज्यों में, गोवा मोस्टली शहरीकृत है और सिक्किम बाद में भारत का हिस्सा बना है। अच्छा, ग्रामीण बैंक बनाने के लिए एक कमेटी बनी थी, हिंदी और इंग्लिश में नाम याद रखना, कि सिफारिश किसने की है, उसका नाम है एम नरसिम्हन कमेटी। एम नरसिम्हन आरबीआई में गवर्नर थे पहले, उनको बनाया गया चेयरमैन। उन्होंने कहा था ग्रामीण बैंक बनाने के लिए, और पहला ग्रामीण बैंक बना था 2 अक्टूबर 1975 को, जिसका नाम था प्रथमा बैंक। हिंदी और इंग्लिश में नाम बदलेगा नहीं, प्रथमा बैंक, जो कि मुरादाबाद यूपी में बना था। मुरादाबाद यूपी में बना था। और इसको बनाने के लिए आरआरबी एक्ट जो है वो 1970 में पास हुआ था, कानून 1970 में आया। तो कई बार ना ये, सॉरी, 1976 में कानून आया था, 1976, 1976 में कानून। तो अमूमन होता ये कि कानून पहले आता है, यहां पर देखो बाद में आया है, इसीलिए एग्जामिनर आपसे स्पेसिफिकली पूछेगा ये कानून बाद में आने की वजह। तो अब आप जहां से बिलोंग करते हो, आपको मैं बताऊं, यूपी में हो तो 3 है, बिहार से हो तो 2 है बिहार में, हरियाणा से हो तो 1 है हरियाणा, पंजाब से हो तो 1 है पंजाब में। मतलब हर राज्य में आपको 1, 2 और मैक्सिमम 3, किसी राज्य में 3 से ज्यादा नहीं मिलेगी। अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।
इंडसइंड बैंक सरकारी है या प्राइवेट? इंडसइंड बैंक जो है वो प्राइवेट है। एक बार आरआरबी बैंक में पैसा जो रहेगा, देखो एक बैंक बनाने में 500 करोड़ रुपए लगते हैं आशीष। अब ये 500 करोड़ रुपए कौन लगाएगा? ग्रामीण बैंक जो है, जो ऑलरेडी सरकारी बैंक है, उसकी मदद से बनेगा, लेकिन उसमें 50% पैसा भारत सरकार देगी, 15% मान लो यूपी में है तो यूपी की सरकार देगी, और 35% वो बैंक देगा जो उसको ग्रामीण बैंक को बनवाएगा। तो ग्रामीण बैंक हमेशा कोई सरकारी बैंक बनवाता है जो 35% देता है, बाकी पैसा सरकारें देती है। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। चलिए भाई, अब आगे देखते हैं सर। अगर सवाल ये आता है कि अगर एक बैंक बनाना ही हो तो बैंक बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैं आपको वो 5 कंडीशन बताता हूं। सर जी, स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सी है? स्पॉन्सर का मतलब हर बैंक के लिए, हर ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक अलग होगा। स्पॉन्सर्ड एक कॉन्सेप्ट बोला गया है, जैसे भाई आप कहते हो ना कि जितने टीवी पे सीरियल आते हैं उन सबका स्पॉन्सर अलग अलग है। तो आप कहोगे ना, जैसे कि बिहार में एक उत्तरी बिहार, उसका स्पॉन्सर अलग होगा, दक्षिणी बिहार उसका स्पॉन्सर अलग होगा, पर जो स्पॉन्सर होगा जिसका भी, वो उसके 35% पैसे को देगा। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए, तो स्पॉन्सर तो हर बैंक में अलग अलग, कोई सरकारी बैंक होगा। अब देखो हमारे देश में कंडीशन ये है कि कोई भी नया बैंक बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी। न्यू बैंक का लाइसेंस अगर लेना हो तो क्या रूल है उसके लिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात है, जो लाइसेंस होगा वो कौन दे सकता है, सरकार या आरबीआई? लाइसेंस जो होगा उसका अप्रूवल कौन करेगा? कोई भी नया बैंक बनना हो तो वो कौन कर सकता? दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी बैंक बनना चाहती है कंपनी, तो उसके पास कम से कम कितना पैसा होना चाहिए? किसी भी कंपनी के पास बैंक बनने के लिए न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम पूंजी। तीसरी बात, उस कंपनी का मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? एक्सपीरियंस, न्यूनतम अनुभव कितना होना चाहिए, यानी पहले से वो क्या काम करे कंपनी, उसको ही लाइसेंस मिले। उसके बाद एक और रूल है कि मिनिमम 25% ब्रांच उस बैंक को कहां खोलनी होंगी? रूरल एरियाज में, यानी ऐसे एरियाज में जहां की आबादी 10,000 से कम होती है। न्यूनतम 25% ब्रांच ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होगी। ग्रामीण इलाकों में खोलनी होगी। ये कंडीशन के बेस पर आरबीआई लाइसेंस देता है, और उस लाइसेंस के बाद ही कोई बैंक काम कर सकता है। मेरी बात समझना। और उसमें विदेशी पैसा भी कितना होगा उसकी भी लिमिट होती है। तो याद रखना, यहां पर अगर कोई भी कंपनी बैंक बनना चाहती है तो उसके पास कम से कम 500 करोड़ रुपए कैपिटल में, और 15 साल का, 15 ईयर का एज एनबीएफसी। मैंने आपको बताया था एनबीएफसी मतलब नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी। तो पहले वो 15 साल तक एक कंपनी के तौर पे काम करे। जैसे अभी मान लो मुथूट काम कर रहा है, मणप्पुरम काम कर रहा है, बंधन एक कंपनी काम करती थी। जब 15 साल एक्सपीरियंस हो गया तब उसने बैंक के लिए अप्लाई कर दिया, आज वो बैंक बन चुका, प्राइवेट बैंक है। तो 15 साल पहले नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी का काम करो, 500 करोड़ कैपिटल में हो, तब आपको लाइसेंस देगा आरबीआई। और वो लाइसेंस जो होगा जनरली तौर पर उसके अकॉर्डिंग 25% ब्रांच आपको कहां खोलनी होगी? रूरल एरियाज में खोलनी होगी। यानी आज के समय, बहुत ध्यान से सुना, आज के समय अगर कोई भी बैंक बनेगा तो वो आरबीआई ही बना सकता है और आरबीआई ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। देखो पहले क्या होता था, जब आरबीआई नहीं बना था देश में, उसके बनने से पहले क्या होता था कि बहुत सारे बैंक ऐसे भी थे जो आरबीआई नहीं चलाता था। और आज की डेट में एक बैंक ऐसा है देश में जो आरबीआई नहीं चलाता। सोचिए जरा, वो कौन सा बैंक होगा जो आरबीआई के अंडर में काम नहीं करता आज भी? तो हमने कहा इन बैंकों को लाइसेंस मिलता है, और उसमें जितने भी बैंक होते हैं उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक।
तो वह बैंक जो आरबीआई के अंतर्गत लिस्टेड है, वह बैंक जो आरबीआई एक्ट, आरबीआई का कानून 1934 में आया था, 1934 की दूसरी सेकंड अनुसूची में, यानी सेकंड शेड्यूल में शामिल है, यानी वो बैंक जिनका कंट्रोल आरबीआई करता है, जो आरबीआई में शामिल है। ध्यान रखना, एक बैंक सोचिए वो कौन सा होगा, बैंक लिस्टेड अंडर सेकंड शेड्यूल, जैसे हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है ना भाई, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1930। तो सारे के सारे, कोई भी हो, सरकारी, प्राइवेट, विदेशी, ग्रामीण, सारे शेड्यूल है। बस हमारे इतिहास में अभी एक बैंक ऐसा है जो शेड्यूल नहीं है, ये एग्जाम में पूछा गया है आपसे, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। अब जो इसमें शामिल नहीं है वो कौन सा बैंक है, बस एकमात्र बैंक है, उसका एग्जांपल देता हूं, जो शेड्यूल्ड नहीं, जिसका कंट्रोल आरबीआई नहीं करता। बस तो समझ में आ जाएगी बात, इसका रिवर्स कर देंगे अगर हम, तो उसको कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। इसीलिए देखो, हमने स्टेट बैंक के नाम पढ़े, स्टेट बैंक के बहुत सारे नाम पढ़ते हैं, उन सारे बैंकों को बंद किया जा चुका है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, सारे बंद हो चुके हैं। एसबीआई तो आरबीआई का एजेंट ही है भाई, वो तो कंट्रोल करता ही है। एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम वाला, क्योंकि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, जब भारत में वो जुड़ा है सिक्किम, लेकिन उसका जो बैंक था, हमारी टर्म और कंडीशन थी जो जोड़ने पर, उसके अकॉर्डिंग वहां का बैंक को हमने छोड़ दिया था। आज 2024 में भी अभी वो हमसे, मतलब उसका करेंसी इंडिया वाली ही चलती है वहां पर, नो डाउट, लेकिन वहां का जो बैंक चलता है उसको आरबीआई के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना होता। तो ये बस याद रखना, और बाकी सारे शेड्यूल है, ये उसकी कंडीशन याद रखना है। डन करिए इसे, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए भाई, सीधा सा रीजन है कि जो भी बैंक हमारे पास है, सरकारी बैंक, वो मोस्टली लॉस में है, क्योंकि सरकारी है इसलिए लॉस में होते हैं हमेशा। इसीलिए सरकार उनको एक अच्छे बैंक के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, देखो ब्रांच कम हो या ज्यादा हो, लेकिन बैंक में मजबूती होनी चाहिए, लोगों का पैसा डूबने का चांस नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखो यहां पर कहा गया कि नंबर ऑफ बैंक को कम करेंगे और उनकी ब्रांच को पूरे देश में पहुंचाएंगे। मजबूत बैंक होंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, वर्ल्ड क्लास बैंक होंगे तो इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो और मजबूत होगी। इसीलिए बैंकों का मर्जर किया गया कि हम जो खराब बैंक, यानी कमजोर बैंक है, लॉस वाले हैं, उनको किसी अच्छे बैंक के साथ मर्ज कर दें और उसके लॉस को खत्म कर दें। ये रीजन रहा उसके पीछे। लेकिन आपने कहा शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, ये बात समझ में आ गई। अब मैं एक बात और समझाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो आजकल हमारे देश में दो नए तरह के बैंक खुले हैं। शेड्यूल्ड की हिंदी है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित। अच्छा लिखा नहीं मैंने, चलिए कोई बात नहीं। अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अब ध्यान से सुनना, लास्ट पेज भी दिखाऊंगा मैं एक बार, ये भी बात समझना। ये हमारा आरआरबी वाला पहला पेज और ये दूसरा है। देखो आजकल टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रहा है जिसमें आपने देखा होगा AU
स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये नॉर्मल सरकारी और प्राइवेट बैंकों से अलग है। एसबीआई हो, पीएनबी हो या एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सरकारी प्राइवेट है, इन सबसे अलग काम करता है, जिसको कहते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन एक और आपने एडवर्टाइज देखा होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। पेटीएम का तो लगभग सभी यूज करते हैं और उसमें पेटीएम में वो ऑप्शन देता है कि आप इसके पेमेंट बैंक को भी ओपन करा सकते हो। अब मेरी बात समझना कि एक नॉर्मल बैंक में और इस पेमेंट बैंक में और स्मॉल बैंक में क्या फर्क है, पहले समझना भाई। स्मॉल बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल बैंक को हिंदी में लघु बैंक कहते हैं, जनरली तौर पर पढ़ा नहीं जाता है लघु बैंक। और एक हमारा रहता है जिसको हमने पेमेंट बैंक कहना है, यानी हिंदी में भुगतान बैंक कहते हैं, बट कहा नहीं जाता कहीं, हमेशा पेमेंट लिखा जाता। अब देखो पहले समझो बात, जो ये हमारे पेमेंट बैंक हैं, अगर हमें पेमेंट बैंक बनाना है तो ज्यादातर मोबाइल कंपनी आपने देखी होंगी, मोबाइल वाले जो हैं इनके ही पेमेंट बैंक खुले हैं। एयरटेल का, पेटीएम का, जियो का, इनके पेमेंट बैंक है। तो इसके लिए मिनिमम कैपिटल समझ में आ रही है कितना पैसा चाहिए होगा? मिनिमम एक्सपीरियंस, वो कंपनी का अनुभव कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तीसरी बात, ये जो होंगे ये ओनली डिपॉजिट, बहुत ध्यान से सुनना, ओनली डिपॉजिट, सिर्फ जमा कर सकते हैं आपके पैसे को, ओनली डिपॉजिट फैसिलिटी है। एंड डेबिट कार्ड, चलिए ये भी लिख सकते हो भाई, ये आपके पैसे जमा करेंगे और डेबिट कार्ड भी देंगे आपको। सिर्फ जमा करेंगे, ध्यान से सुना, जमा व डेबिट कार्ड देंगे ताकि आप अपने पैसे को निकाल सको। एटीएम से जाकर डेबिट कार्ड सुविधा होगी। लेकिन ये जो पेमेंट बैंक वाले होते हैं, ये आपको ना तो लोन देते हैं और ना ही क्रेडिट कार्ड देते हैं। नो लोन एंड नो क्रेडिट कार्ड, ये आपको लोन या क्रेडिट कार्ड जो है वो नहीं देंगे, याद रखना। ये सबसे यूनिक फीचर है और ये बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, ना लोन देंगे ना ही क्रेडिट कार्ड, की सुविधा होगी। और इस तरह के हमारे देश में मैंने कहा 6 बैंक हैं। कितने? 6 बैंक हैं, जिनमें से पूछेगा पहला कौन सा था, सबसे पहले कौन सा खुला था 6 में से? तो सबसे पहले खुला था 2016 में एयरटेल पेमेंट बैंक। और इनकी ना ब्रांच वगैरह नहीं बनाते हैं ये लोग, आप इनकी ब्रांच नहीं देखोगे, ये जनरली ऑनलाइन काम करते हैं। आपके पैसे लेंगे, जमा करेंगे ऑनलाइन तरीके से, फिर विड्रॉल कर देंगे, आपको डेबिट कार्ड से निकालने की फैसिलिटी देंगे। ब्रांच नहीं बनाते हैं सामान्यतः। और ये पैसे में लोन आपको नहीं दे सकते, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड। और ऐसे बैंक को बनाने के लिए किसी कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए कैपिटल में होना चाहिए, अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई नई कंपनी है, ज्यादातर मोबाइल कंपनी वगैरह भी जाकर लोन ले सकते, सॉरी इसका लाइसेंस ले सकती है। लेकिन जब कोई स्मॉल बैंक बनता है तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए? कम से कम उसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए? कम से कम। जब कोई स्मॉल बैंक बनेगा तो वो क्या करेगा, याद रखना, स्मॉल बैंक जो बनेगा वो जमा भी करेगा, डिपॉजिट भी करेगा एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड भी देगा। भाई जमा करोगे तो निकालने के लिए डेबिट कार्ड भी देगा, लोन भी देगा, क्रेडिट कार्ड भी देगा, लोन भी देगा और क्रेडिट कार्ड भी दे सकता है। ये सारे काम करेगा। इसकी ब्रांच भी होंगी और ज्यादातर ब्रांच जो होंगी वो गांव में होंगी। मेरी बात समझना, ज्यादातर जो ब्रांच है वो गांव में होंगी। और पहला जो बना था, जो सबसे पहला बना था वो 2016 में बना था, कैपिटल स्मॉल बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इस तरह के आज हमारे देश में 12 बैंक है जिनको हम स्मॉल बैंक कहते हैं। ये जमा भी करते हैं, लोन भी देते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड भी देते हैं। इनको बनने के लिए अगर कोई भी कंपनी बनना चाहती है तो इसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस कंपनी का, एनबीएफसी का।
और उसके पास 200 करोड़ रुपए कैपिटल होनी चाहिए। तो नॉर्मल बैंक बनाने में कितना, 500। स्मॉल बैंक बनाने में कितना, 200। पेमेंट बैंक बनाने में कितना, 100 करोड़ रुपए चाहिए। सवाल पूछा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, समझना बात। डेबिट कार्ड में हम अपने अकाउंट में जो बैलेंस है, जो मेरा पैसा अकाउंट में जमा है, उसको निकाल सकता हूं। डेबिट कार्ड से मैं किसी को पेमेंट कर सकता हूं, एटीएम कार्ड से निकाल सकता हूं, लेकिन अपने अवेलेबल बैलेंस को। क्रेडिट कार्ड में हमें उधार की लिमिट होती है, हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी पेमेंट हम बाद में करते हैं। यानी क्रेडिट कार्ड में पहले यूज करेंगे, बाद में पे करेंगे। डेबिट कार्ड में पहले पे करेंगे, अकाउंट में जमा करेंगे, फिर बाद में उसको यूज करेंगे। ये दोनों का डिफरेंस याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई, डन करिए इसे एक बार। लघु मतलब छोटा सा है। श्याम भाई क्या समझ नहीं आया, ये तो बताओ भाई। श्याम भाई क्या समझ नहीं आया, सेकंड पेज पर जो कंडीशन बताई है वो आरआरबी के लिए है या सभी, वो सभी प्राइवेट के लिए है। याद रखना, जब हम कंडीशन की बात करते हैं लाइसेंस की, तो वो प्राइवेट के लिए होती है, क्योंकि आरआरबी तो सरकार बनाती है, ये लाइसेंस प्राइवेट का है। भाई मुझे बताइए, श्याम कमेंट कर रहे हैं, भाई क्या समझ नहीं आया बताना मुझे। लघु का मतलब जो होता है वो छोटे से होता है, स्मॉल से होता है। बस मैंने इतनी बात आपसे कही है कि जो स्मॉल बैंक खुलेंगे, जो स्पेशली गांव में आपको मिलेंगे, शहरों में भी होंगे, वो नॉर्मल बैंक से थोड़े से अलग होंगे। नॉर्मल बैंक जितना चाहे लोन दे सकते हो, उसमें थोड़ी कंडीशन लगा दी जाएगी। तो यानी कोई कंपनी है, पहले 10 साल एक्सपीरियंस होगा, वो 10 साल के बाद पहले क्या बनेगी, स्मॉल बैंक बनेगी। फिर 5 साल स्मॉल बैंक रहेगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15। फिर उसके बाद वो एक बड़े बैंक में, जैसे एक प्राइवेट बैंक में चली जाएगी। तो इस तरह से स्मॉल बैंक भी होंगे, पेमेंट बैंक भी होंगे। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिएगा ध्यान से। अब आप कहोगे सर, बैंक में जो जमा होता है वो क्या क्या जमा होता है। पेटीएम का ब्रांच है, मैंने कहा जनरली ब्रांच वाइज नहीं होगा पेटीएम का। पेटीएम का एक शहर में एक ऑफिस होगा, ताकि वहां के काम काज को देखा जा सके। नॉर्मली एसबीआई और एचडीएफसी की तरह हर जगह ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी पेटीएम की। बात समझ रहे हैं। चलिए, अब मेरी बात समझिएगा। तो आप कहोगे सर, बैंक में जब हम जमा करते हैं, तो हमने ये देखा है जनरली तौर पर कि एक सेविंग अकाउंट होता है। पूरी बात समझना मेरी, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है हमारा करंट अकाउंट। इसको हिंदी में भी आप इसी तरह लिखेंगे कि एक हमारा सेविंग होता है और एक हमारा करंट अकाउंट। बहुत ध्यान से सुनना। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो देखो, एक पैसा जमा होता है उसको एफडी करना कहते हैं, और एक पैसा जमा होता है उसको आरडी करना कहते हैं। ये समझना क्या होता है पहले। जब हम बैंक में पैसे को जमा करते हैं, तो एक बनता है डॉर्मेंट अकाउंट। इसका क्या अर्थ होता है। एक बनता है अनक्लेम्ड अकाउंट। इसका अर्थ क्या होता है। एक बनता है डीमेट अकाउंट। इसका अर्थ क्या होता है भाई। एक बनता है बीएसबीडी अकाउंट। इसका अर्थ क्या होता है। भी ये सारे बताऊंगा मैं आपको। एक होता है पीपीएफ अकाउंट। इसका अर्थ क्या होता है।
और चलिए, तो ये कुछ अकाउंट हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मेरी बात समझ, जब हम बैंक में पैसे को जमा करते हैं, आपने पूछा है भाई कि सर ये सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, पेमेंट बैंक लिखना है, आप लिख लीजिए आशीष, कोई बात नहीं भाई, आराम से लिखिए, उससे कोई जल्दी नहीं है। लाइट कहाँ चली गई? चलिए, इसे नोट कर लीजिए पहले, पेमेंट बैंक के बारे में। इंटरनेशनल बैंक्स के बारे में नहीं बता कर रहा भाई, उसकी जरूरत नहीं है इंटरनेशनल बैंक्स की, क्योंकि वो आता ही नहीं एग्जाम के लिए। देवित एवरीवन, बात समझना। तो 200 करोड़ से बनता है स्मॉल बैंक, 100 करोड़ हो तो बनता है पेमेंट बैंक, 500 करोड़ हो तो बनता है प्राइवेट। जो सरकार बनाए वो होगा सरकारी या फिर ग्रामीण बैंक, वो सरकार बना। जल्दी से डन कर लीजिएगा तो बताइए भाई। मुझे 5 पॉइंट और डिस्कस करने हैं। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं भाई, लिख लिया होगा आपने, इतने में उम्मीद करता हूं, बाकी लिख लीजिएगा फिर। देखो, थोड़ा सा साथ साथ समझ के भी चलना चाहिए। देखो, जब मैं ये कहता हूं कि मेरा और आपका अकाउंट है तो सेविंग होता है। जब किसी कंपनी का या बिजनेस का, ये कह सकते हैं किसी कंपनी या बिजनेस का अकाउंट खुलता है बिजनेस के नाम पर, तो उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। किसी भी कंपनी या बिजनेस का जो होगा उसको करंट अकाउंट कहते हैं भाई, याद रखना, उसको करंट अकाउंट। अच्छा, ये जो करंट अकाउंट होता है, इसमें याद रखना, हम जितना चाहे जमा करें, जितना चाहे विड्रॉल करें, यानी असीमित लेन देन कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं हमें लेन देन करने पर। हम जितनी चाहे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जितनी बार चाहे जमा करें और जितनी बार चाहे विड्रॉल करें, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन, असीमित लेन देन। लेकिन याद रखना, जो करंट अकाउंट खुलता है बिजनेस के लिए बैंक में, उस पर ब्याज नहीं मिलता। ये स्पेशल बात याद रखना, ब्याज नहीं मिलता है इसमें। अगर आप पैसे को जमा करोगे तो उस पर ब्याज नहीं हो, नो इंटरेस्ट, इसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा। जो पैसा जमा करो, जो पैसा है आपका वो रहेगा, और बल्कि कटेगा इसमें सर्विस चार्ज के नाम पर। अच्छा, इस बात को ध्यान से समझना कि जब कोई बैंक बनेगा, करंट अकाउंट खोलेगा आपका, इसमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी बिजनेस वालों को मिलती है, वो ये है, इसमें एक ओवरड्राफ्ट होता है, उसकी सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं और आपको किसी को 4 लाख की पेमेंट करनी है, तो जनरली तौर पर बैंक उसकी पेमेंट करेगा या नहीं करेगा? आप कहोगे नहीं करेगा, क्यों? जब आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं तो 4 लाख क्यों देगा बैंक वाला? आप किसी को 4 लाख का चेक दोगे तो वो कैंसिल कर देगा उसे। लेकिन नहीं, अगर ये बात करंट अकाउंट में आप किसी को दोगे बिजनेस में, तो हर बिजनेस की एक लिमिट होती है कि अपने बैलेंस से इतना ज्यादा आप ऊपर ले सकते हो। बस समझना, इतने पैसे से आप एक्स्ट्रा ले सकते हो जो आप बाद में दे सकते हो, बाद में पे कर दोगे। इसका मतलब क्या होगा, मेरी बात समझना, इसका ये मतलब है कि मैंने अगर 3 लाख रुपए अकाउंट में है और मैंने किसी को 4 लाख का चेक दे दिया, वो 4 लाख की पेमेंट बैंक कर देगा, और मुझसे बाद में 1 लाख रुपए जब मैं जमा करूंगा और जितना लेट करूंगा उतना ब्याज छोड़कर मुझसे 1 लाख रुपए वो ले लेगा, विद इंटरेस्ट और विद चार्जेस। इससे क्या होगा कि मेरा चेक पास हो जाएगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। एक तरीके से मेरे ऊपर 1 लाख रुपए का लोन आ गया बैंक का, कि बैंक ने मेरे 1 लाख अपने पास से एक्स्ट्रा दे दिया। तो याद रखना, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक में जमा राशि से अधिक निकालना, अधिक निकासी करना।
जब आपके पास अकाउंट में जितना पैसा हो उससे ज्यादा पैसा निकाल सको, यानी विड्रॉल मोर देन डिपॉजिट। जितना जमा है उससे ज्यादा विड्रॉल कर सको, इस सुविधा को कहते हैं हम लोग। और ये किसके लिए होता है? फॉर बिजनेस और कंपनी। ये खाता बिजनेस और कंपनीज के लिए होता है, इसे करंट अकाउंट कहते हैं। आप इसको पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं भाई। याद रखना, अब यहां पर लोन और ब्याज, अरे भाई गौरी कैसी बात कर रहे हो? ब्याज तो अमाउंट हो गया ना, लोन पर भी ब्याज होता है, जमा पर भी ब्याज होता है। लोन और ब्याज तो अलग अलग बात है भाई। आपने किसी को उधार दिए, वो लोन हुआ, वो तो लेंगे ही, और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लेंगे वो ब्याज हुआ ना। ऑब्वियस, इतने तो उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं कि इतना समझते हो आप। अच्छा, सेविंग अकाउंट क्या होगा? सेविंग अकाउंट मेरे और आपके लिए होगा। मैं और आप कौन है भाई? घरेलू या गृहस्थ कहते हैं इसे, घरेलू या व्यक्तिगत, यानी आपका और मेरे लिए होगा, इसे कहेंगे हम व्यक्तिगत खाता और इंडिविजुअल्स। हम सबके लिए जो खाता होगा वो हमारा सेविंग खाता होगा। अच्छा, हमारे इस सेविंग खाते में हमें ब्याज मिलेगा, ध्यान रखना, हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इसका ब्याज कितना होगा, ध्यान रखना, इंटरेस्ट अवेलेबल होगा। ब्याज मिलेगा सेविंग अकाउंट में, ब्याज मिलता है। लेकिन ये सवाल पूछेगा जो ब्याज मिलता है वो तय कौन करता है? बस यही इंपॉर्टेंट बात है। ब्याज दर जो होती है, ब्याज की जो रेट होती है, कितना परसेंट ब्याज होगा, ब्याज दर बैंक ही डिसाइड करता है, बैंक ही निर्धारित करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे पूछे कि सेविंग अकाउंट है तो उसका ब्याज आरबीआई वाल करेगा, सरकार करेगी, या बैंक वाले खुद करेंगे? ध्यान रखना, बैंक ही निर्धारित करता है। इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड बाय बैंक इटसेल्फ। आरबीआई नहीं करता, इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड बाय बैंक, बैंक ही करता। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन करने की है उसके लिए लिमिटेड ट्रांजैक्शन होती है। हमारे महीने की और साल की और 6 महीने की कुछ सीमित लेन देन हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं कर सकते। तो सेविंग अकाउंट में सीमित लेन देन होंगे और हमारा अकाउंट से यही होता है। ठीक है भाई, बस इतना डिफरेंस याद रखें। अच्छा, ओवरड्राफ्ट की लिमिट जो है ना, हर बिजनेसमैन के लिए अलग अलग होती है। भाई कोई करोड़ों का बिजनेस करता है तो उसके लिए ओवरड्राफ्ट लाखों में होगी, कोई लाखों का बिजनेस करता है तो उसके लिए ओवरड्राफ्ट हजारों में होगी। मतलब कितना ओवर होगा, एक्स्ट्रा होगा, यह हर किसी के हिसाब से अलग अलग होता है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। बैंक को कहां प्रॉफिट है? करेंट अकाउंट में हर महीने बैंक वाले ब्याज भी नहीं देते, ये भी तो बच रहा है बैंक का, और उसके चार्ज भी काटते हैं हर महीने करंट अकाउंट में, बल्कि पैसे कटते हैं हमारे। सेविंग में तो थोड़े बहुत मिलते हैं ब्याज के, वहां ना तो ब्याज मिलता और पैसे कटते भी हैं। तो डबल फायदा हुआ करंट में तो बैंक वालों का, है ना भाई? चलिए, अच्छा थोड़ा सा ना अभी, क्योंकि फिर टाइम कम हो जाता है, मैं कहूंगा 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इसलिए सबसे ज्यादा बैंक अब तक किस बैंक की है ऐसे तो नहीं पूछेगा, अभी तो यस बैंक दे रहा था, कोटक महिंद्रा दे रहा है, सब दे रहा है। 5 मिनट मेरी बात सुनिए, वरना फिर रह जाता है हमेशा, बाद में आराम से लिखिएगा घर पर। देखो, एक होता है आरडी। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। देखो, अगर मान लीजिए आपके पास ये रूल डिसाइड करा आपने कि हम हर महीने 500 रुपए जमा करेंगे, या 1000 रुपए या 2000 रुपए जमा करेंगे, अगर हम चाहते हैं मंथली पैसे को जमा करना,
तो बैंक में क्या खुलेगा इसके लिए? तो आपको हर महीने जमा करने हैं अगर, तो आप आरडी कराओगे। अगर हर महीने जमा करते हो तो इसके लिए आपके पास मिनिमम आपको 500 रुपए जमा करने होंगे हर महीने। मैक्सिमम तो जितना चाहे कर लो, हर महीने 500 रुपए मिनिमम। 6 महीने से लेकर आप 10 साल तक के लिए आरडी करा सकते हो। बात समझना ध्यान से। मिनिमम 6 महीने से लेकर आप 10 साल तक के लिए आरडी करा सकते हो, जमा कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप हर महीने के एक फिक्स डेट पर हर महीने पैसे जमा करोगे, और जो टाइम आपने फिक्स किया उस टाइम के बाद आप ब्याज के साथ इसको ले सकते हो। सीधा सा लॉजिक है। जैसे आपके आसपास घर मोहल्ले में कहीं देखा होगा, कमेटी डलती है सर, लोग पैसे जमा करते हैं, कोई एक ले जाता है, फिर जमा करते हैं, फिर एक ले जाता है। यहां ऐसा नहीं होता। यहां पर ये पहले जमा कर दो बैंक में, फिर ब्याज के साथ आप उसको ले सकते हो भाई। तो इसमें ब्याज मिलेगा वो जो अलग अलग होगा, इंटरेस्ट अवेलेबल होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट का रेट क्योंकि बैंक ही तय करेगा, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट जो है, ब्याज जो है, वो हमेशा अलग अलग होगा। और अगर आप कहें सर कि मान लीजिए मैंने 10 साल करा तो दिया, लेकिन बाद में जरूरत पड़ गई, तो आप चाहो तो इसको पहले भी करा सकते हो। ओडी, ओवरड्राफ्ट होता है ओडी तो। ठीक है भाई। तो आरडी क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें आपको हर महीने जमा करना होता है, ब्याज भी मिलेगा। अच्छा, एफडी मतलब है फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि आपके पास मान लो 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख जो भी है, आप फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में आपको एक बार में जमा करना होता है। जब आप पैसे को एक बार जमा करोगे तो उसे फिक्स डिपॉजिट कहेंगे। और जो फिक्स डिपॉजिट है वो मिनिमम 7 दिन से लेकर 10 साल तक करा सकते हो। 7 दिन से लेकर 10 साल तक का आप करा सकते हो एफडी। और ये 7 दिन से लेकर 10 साल तक जो कराओगे, मिनिमम आप 5,000 रुपए की एफडी करा सकते हो। 5,000 रुपए सबसे कम है, इससे कम आप एफडी नहीं करा सकते। और जो भी आप कराओगे उस पर आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। तो जितने समय का कराओगे उतने समय का आप इंटरेस्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस क्या है सर? एक बार जमा करने को एफडी कहते हैं। ओपन डिपॉजिट क्या होता है भाई? नहीं भाई आशीष, ओडी नहीं पढ़ा, ओपन डिपॉजिट तो नहीं। ठीक है, इसका कुछ आइडिया नहीं है मेरे पास भाई ओपन डिपॉजिट का। तो एफडी में एक बार जमा करना है और आरडी में महीने महीने में जमा करना है। ठीक है, एक और बात समझना, ये समझ में आया तो यस कह देना, एक बार लिख लेना आराम से। अब देखो, जब हम अकाउंट में लेन देन करते रहते हैं, लेकिन जब होता यह है कि सर हम अकाउंट में लेन देन करते हैं और कई बार अकाउंट को कुछ भी करना बंद कर देते हैं, 2 बार, 1 साल हो चुका, 1.5 साल हो चुका, 2 साल हो चुके, कोई लेन देन ही नहीं कर रहे अकाउंट में। जब हम अपने अकाउंट में 2 साल तक कोई लेन देन नहीं करते, तो बताओ क्या होगा? तो वो बंद हो जाएगा। जब हम अपने खाते में 2 साल तक कोई लेन देन नहीं करते, तो वो हमारा अकाउंट बंद हो जाता है। तो 2 साल बाद अगर अकाउंट हमारा बंद हो गया, नया लेन, तो हमें ब्रांच जाकर खुलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल बाद उसे कहते हैं डोरमेंट। अच्छा, अगर मेरा अकाउंट है और उसमें मैं 10 साल हो जाए कोई लेन देन नहीं करता, 10 साल तक कोई लेन देन नहीं, तो मेरे भाई 10 साल तक लेन देन ना करो अगर, तो उसको बोल देते हैं अनक्लेम्ड। ये इसके नाम है। नो ट्रांजेक्शन अप टू 10 ईयर्स। अगर कोई लेन देन ना किया जाए 10 साल तक, तो 10 साल तक लेन देन ना करो तो वो हो जाता है अनक्लेम। 2 साल ना करो तो हो जाता है डोरमेंट। ठीक है, अगर आपको शेयर बाजार में लेन देन करना है, ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, शेयर बाजार में लेन देन के लिए कोई भी शेयर खरीदना है तो फिर आपको क्या चाहिए? डीमैट चाहिए। और ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट, अगर कोई पूछे कि ट्रेडिंग करनी हो शेयर मार्केट में, तो कौन सा अकाउंट चाहिए?
ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। अच्छा, इसके बाद अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट ना हो, बिना डॉक्यूमेंट, इसे हम केवाईसी कहते हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट या केवाईसी। आपने सुना होगा ना, केवाईसी वर्ड चलता है आजकल। तो बिना डॉक्यूमेंट के भी आप खाता खुलवा सकते हो बैंक में, लेकिन जो बिना डॉक्यूमेंट वाला खाता होगा उसमें आप अधिकतम 50,000 तक रख सकते हो, एकदम 50,000 तक बैलेंस रख सकते हो, और महीने में 10,000 तक ही निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो ऐसा खाता खुल जाए जो बिना डॉक्यूमेंट के हो, तो उसमें आपको 50,000 से ज्यादा नहीं रखने देंगे। तो बिना डॉक्यूमेंट के जो खाता होगा उसको BSBD यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहें, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो हमारा खाता बिना डॉक्यूमेंट के भी होगा। ये किसी भी बैंक के लिए हो सकता है सर, अगर अकाउंट क्लोज के लिए तो मिनिमम लिमिट से कम पर क्लोज होता है। मिनिमम लिमिट से कम पर क्लोज नहीं होता अकाउंट, अकाउंट कभी क्लोज नहीं होता आपका, अकाउंट आपका इनएक्टिव हो जाता, यानी कि वो लेन देन से दूर हो जाता है। आपके बैलेंस कम हो गया है तो अब आपको, अगर ये बात है कि बैलेंस नहीं है, तो आप बैंक जाइए, अपना जो भी चार्ज बना है अगर किसी वजह से वो चार्ज जमा करिए ब्रांच में, वो खाता दोबारा शुरू हो जाए। खाता अपने आप कभी बंद नहीं होता, बस ये है कि लेन देन बंद हो जाते हैं उसके। अगर 2 साल हो जाए तो आपको ब्रांच जाके करवाना पड़ेगा। अगर अकाउंट में मान लो पैसे पड़े हुए और फिर भी लेन देन नहीं कर रहे थे तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बस अपनी एप्लीकेशन देके उसे शुरू करवा लीजिए। तो इंटरेस्ट मिलेगा बिल्कुल BSBDA में, लेकिन 50,000 तक मैक्सिमम बैलेंस होगा। ब्याज तो मिलेगा नो डाउट, सेविंग की तरह है, इंटरेस्ट अवेलेबल होगा। जितना सेविंग में मिलता है उतना ही यहां पर भी ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा नो डाउट। 50,000 मैक्सिमम बैलेंस, मैक्सिमम विड्रॉल 10,000 मंथली। अच्छा, एक आखिरी बात सुनिए, वो लास्ट बात ये है कि सर अगर किसी को टैक्स बचाना हो तो उसके लिए कौन सा खाता होगा। मेरी बात समझना भाई, बहुत से लोग हैं जो टैक्स बचाना चाहते हैं, और टैक्स बचाने के लिए वो चाहते कहां जमा करें जिससे टैक्स भी ना लगे। देखो मेरे भाई, एक आखिरी बात है आज, आज के लिए, फिर अगली क्लास में रिवीजन कराऊंगा। करंट अफेयर की क्लास हमेशा कैरियर विल ऐप यूट्यूब चैनल पर होती है भाई, रोज होती है, आज भी हुई थी। देखो इसे कहते हैं PPF। अगर आप इसमें ये खाता कहीं भी खुलवाओगे, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, मिनिमम ड्यूरेशन इसका टाइम होता है 15 साल का। आपको ये खाता 15 साल के लिए खुलवाना पड़ता है, 15 से कम में नहीं खुलेगा। 15 साल के इस खाते में आपको हर साल कम से कम मिनिमम 500 रुपए हर साल, हर साल मिनिमम 500 रुपए, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए हर साल आप जमा कर सकते हैं। आप 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक हर साल जमा कर सकते। अब ये जो जमा होगा, मेरी बात समझना, वो दिवित RRB बैंक के लिए नहीं थी, वो प्राइवेट के लिए थी। RRB तो सरकारी बनाएगा ना, तो वहां कंडीशन ही खत्म हो गई। हाँ, 500 करोड़ रहेंगे वो बात ठीक है फिर। अच्छा, इसमें जो पैसा जमा करोगे उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो अलग अलग होता है, अभी बदलता रहता है। अभी लगभग 7.1 के आसपास होगा इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आपको हर साल जमा करना होगा, 15 साल बाद आप लोगे, लेकिन जो जमा करोगे इस अकाउंट में, जो जमा करोगे उसको आपको टैक्स से बचोगे। मान लो किसी इंसान ने 10 लाख रुपए कमाए साल के, और उसमें से 1 लाख इस वाले खाते में जमा कर दिया, तो उसको 10 लाख पे नहीं 9 लाख पे ब्याज देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, 1 लाख का टैक्स बचा लिया उसने। तो यहां पर जमा करोगे वो फ्री होगा,
और जब 15 साल बाद इसका ब्याज मिलेगा, भाई आप कहोगे सर मान लो 15 साल में हर साल 1-1 लाख किया तो 15 लाख की है, और 15 साल बाद उस 15 लाख के बदले 25 लाख मिले, 10 लाख का ब्याज भी तो जुड़ के मिलेगा, तो उस 10 लाख में टैक्स लगेगा क्या? नहीं, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ा जबरदस्त अकाउंट है, लेकिन आपकी इनकम अगर टैक्स की कैटेगरी में आती है और 15 साल बाद निकालना होंगे, ये ध्यान रखना है, तो इसमें आप हर साल जमा करोगे 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए। इसे कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तो ये वाले खाते को भी ध्यान में रखिएगा। आज के लिए मैं इतना ही रोक रहा हूं भाई, बाकी मैं अगली क्लास में कराऊंगा, और अभी ये चलेगा 1 या 2 क्लास और चलेगा, कम से कम 1 क्लास तो चलेगा, ठीक है, जिसमें हम बैंक की पूरी इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा भाई कितने लेक्चर्स में आपकी और बात पूरी होगी, ठीक है। तो ये सब बात समझ में आ रही है? पीपीएफ टैक्स बचाने के लिए, डीमेट शेयर के लिए, अनक्लेम डॉर्मेंट क्या है, एफडी मतलब एक बार रखना, आरडी मतलब बार बार करना, सेविंग मतलब हमारे लिए, करेंट मतलब बिजनेस के लिए, ऐसे याद होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।